हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ड्रेन्स करियर इंस्टीट्यूट। जो भी बच्चे हैं बहुत तेज़ी के साथ आ जाएं। आ जाओ बेटा, फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोगों को पढ़ना है किडनी। क्या पढ़ना है बेटा आज? किडनी। ठीक है ना। किडनी में ख़ास चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है। किडनी जो है बेटा पेयर्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है, बीन शेप है। क्या है बेटा? बीन शेप है, रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक। लेंथ जो होती है बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर है। विड्थ जो है 5 to 7 सेंटीमीटर है। और थिकनेस जो होती है बेटा 2 to 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ तक बात? जल्दी जल्दी बताइए बेटा। सब लोग आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आ जाओ। शुरू कर दिया जाए जो है आज का टॉपिक। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हम लोग बात करें इस वक्त किडनी की। जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट आर्गन है। रेडिश ब्राउन इन कलर, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर। और ये ख़ास चीज़ पूछी जाती है बेटा, पोजीशन। तो याद रखिएगा LT। ठीक है ना। लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर, लास्ट थोरेसिक LT याद रखिएगा। लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर में ये सिचुएटेड होती है। और डॉर्सल इनर एब्डोमिनल वॉल में, एब्डोमिनल वॉल में सिचुएटेड, डॉर्सल इनर एब्डोमिनल वॉल में सिचुएटेड होती है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अगर ये क्लियर है तो हम लोग अंदर चलते हैं इसके। ये नॉर्मल पॉइंट है बेटा, ये तो आना ही चाहिए आपको। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग देखते रहिएगा। ठीक है बेटा। ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें, इस कनकेव सरफेस है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। हाइलम से बेटा नर्व, आर्टरी, वेन इंटर करती। ठीक है ना, यहीं से। क्लियर। और यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें बेटा, देखते जाइएगा वन बाय वन। ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। और ये बेटा होता है यूरेटर। तो यूरेटर भी क्या हो गया? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये जो है यूरेथ्रा। ये क्या है यूरेथ्रा। ये है यूरेथ्रा, ये है यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं बेटा। एक होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, एक होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। जो ऊपर यहाँ तक होता है यूरेटर तक, यानी यहाँ तक बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक। जो ब्लैडर से नीचे तक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है।
यानी अगर हम लोग किडनी में देखें यही स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से यूरेथ्रा पास आउट यूरिन हो जाता है। क्लियर? तो यूरेथ्रा क्या है बेटा, सिंगल है या डबल है? ये सिंगल है। यूरिनरी ब्लैडर भी क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है, यूरेटर क्या होता है बेटा, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। किडनी भी आपको पेयर दिख रही है। क्लियर? अब मोस्टली जो होता है फीमेल में यूरिनरी ट्रैक, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि जो यूरेथ्रा होता है इसका साइज़ फीमेल में बहुत छोटा होता है। इस वजह से इन्फेक्शन के चांस जो है ज़्यादा होते हैं। जैसे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा इन्फेक्शन, आप हॉस्पिटल में गए, 1 से 2 दिन के अंदर में आपको ये बीमारी हो गई। लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया से हो जाता है। ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली इकोलाई भी होता है, क्लेब्सिल्ला भी होता है। तो मोस्टली जो है स्यूडोमोनास से हो जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिससे पस आने लगते हैं और पेशाब जब हम लोग पास आउट करते हैं तो इसमें होती है जलन। क्लियर है? तो ये चीज़ें जो है होती हैं। ठीक है ना। और अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या होता है, मोस्टली जो है कैलकुलाई होते हैं। जो ये रीनल पेल्विसेस हैं, यहीं पे कैलकुलाई का इकट्ठा यानी स्टोन एक्युमुलेट हो जाते हैं। जब स्टोन यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाते हैं बेटा, तो यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होती है। कुछ यूरिन या स्मॉल होते हैं, यहाँ एक्युमुलेट हो गए, कुछ यहाँ, कुछ ये क्रॉस करके आए, यहाँ एक्युमुलेट हो गए। ठीक है ना। तो फिर धीरे धीरे पास आउट हो जाते हैं, कुछ पेनफुल कंडीशन डेवलप करते हैं। अगर पानी हम लोग हमेशा किडनी का जो पेन होता है बेटा, वो जो है लेटरल साइड होता है। ठीक है ना, सुपीरियर इलियक स्पाइन के ऊपर जस्ट। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो है जो पेन होता है वो हमेशा यूरिन पास आउट के बाद होता है, यानी मिक्चुरेशन के बाद होता है। क्योंकि मिक्चुरेशन के बाद जो भी कैलकुलाई होती हैं ये इसकी स्मूथ मसल पे जो है फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से फ्रिक्शन लगता है। जब इस तरीके से फ्रिक्शन लगता है तो इसकी वॉल इरिटेट होती है। जब इसकी वॉल इरिटेट होती है तो इसमें बेटा प्रोड्यूस होता है नर्व का इरिटेशंस, और वो पेन जो है बहुत भयानक होता है। क्लियर? लेकिन पानी पीते रहेंगे तो पेन नहीं होगा। और स्मॉल अगर जो है पार्टिकल है स्टोन के, तो वो यूरिन से जो है पास आउट हो जाते हैं। यूरिन से क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे, यूरिन से पास आउट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, अगर ये स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा जो है किडनी के अंदर जाएं। अगर हम लोग किडनी के अंदर देखें बेटा, तो एक ख़ास चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है। जो स्पेसेस है हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस, यहीं पे होते हैं बेटा पिरामिड। ठीक है, ये 15 से 20 पिरामिड होते हैं। कितने? 15 to 20 पिरामिड्स होते हैं। ये जो अटैचमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? कैलिक्स, जिससे ये अटैच होते हैं। ठीक है ना। ये रीनल स्पेसेस हैं। क्या है ये? रीनल स्पेस हैं। ठीक है ना। आगे चल के कैलिक्स से ये अटैच होते हैं। कैलिक्स बेटा प्लांट में आता है, लेकिन कैलिक्स यहाँ भी है, जिससे पिरामिड ये अटैच होते हैं। आउटर जो होता है बेटा, ये कॉर्टेक्स की कवरिंग होती है। आउटर, अगर हम लोग कवरिंग देखें तो कवरिंग जो है किडनी के ऊपर कैप्सूल की होती है। आउटर स्ट्रक्चर जो होता है कॉर्टेक्स होता है बेटा, इनर मेडुल्ला होता है। इनर क्या होता है बेटा? मेडुल्ला होता है। यही मेडुलरी पिरामिड्स हैं। क्या है ये? मेडुलरी पिरामिड्स हैं। ये जो स्पेसेस हैं इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम्स। क्या बोलते हैं?
रीनल कॉलम्स, ठीक, यही कॉर्टेक्स एक्सटेंड होता है, ठीक है ना। रीनल कॉलम्स को लेके हम लोग बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्तनी। क्लियर है? बताइए भाई, 15 से 20 पिरामिड होते हैं, कैलिक्स होता है, रीनल पेल्विसेस होती हैं। बताओ भाई कितने लोगों को क्लियर है? रीनल कॉलम्स, मेडुलरी पिरामिड्स एज वेल एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्तनी। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम्स ऑफ बर्तनी बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग किडनी में, और अंदर अगर चलें तो हमें ख़ास चीज़ देखने को मिलती है कि वन किडनी कंटेन 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। 1 से 1.2 मिलियन नेफ्रॉन हैं। तो किडनी कितनी है बेटा? 2 किडनी है। 2 to 2.4 मिलियन नेफ्रॉन है। कितने हैं? 2 to 2.4 मिलियन नेफ्रॉन है। और हर नेफ्रॉन की एक यूनिट है जो फिल्टरिंग यूनिट है, ग्लोमेरुलस। इसका मतलब ये जो ग्लोमेरुलस है बेटा, ये हर नेफ्रॉन में पाया जाता है। इसका मतलब ये ग्लोमेरुलस भी कितनी पाई जा रही है बेटा? 2 to 2.4 मिलियन। अगर दोनों किडनी की बात करें, किडनी का आपको बताओगे। क्लियर? चलिए अब देखिए, नेफ्रॉन की जो मैक्सिमम लेंथ होती है बेटा 45 to 65 mm होती है। कितनी होती है बेटा? 45 to 65 mm होती है। ठीक है, अब आप सोचिए इतना छोटा जो है, इतना छोटा नेफ्रॉन, क्लियर है बेटा? इतना छोटा नेफ्रॉन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये स्ट्रक्चर आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। इसको छोड़िए अभी, ये देखिए, ये बेटा आने वाली होती है जो एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं हम लोग? एफरेंट आर्टेरियोल। ये कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती हैं। क्या बनाती हैं बेटा? कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का फॉर्मेशन जब हो जाता है, उसके बाद निकलती हैं ये इफरेंट आर्टेरियोल। क्लियर? देखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं बेटा आप लोगों को। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। क्लियर? 1 मिनट थोड़ा सा रुकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी में, ये हैं कैपिलरीज। ठीक है ना, जो कैपिलरीज होती हैं बेटा, यही एक ऐसी कैपिलरीज हैं, बहुत सारी मिल के बना देती हैं ग्लोमेरुलस। टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलस। अब ये जो टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलस बनता है, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं, ठीक, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यही ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है बेटा, यही एक ऐसी कैपिलरीज है जो आर्टरी और आर्टरी के बीच बनती है। अभी तक कोई ऐसी कैपिलरीज आपने नहीं देखा होगा जो आर्टरी और आर्टरी के बीच में होती है। कैपिलरीज जो होती हैं आर्टरी और वेन के बीच में होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट ये होता है क्योंकि इसमें हाई प्रेशर होता है बेटा। क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। इस वजह से ये कैपिलरीज जो होती हैं
ये पाई जाती हैं आर्टरी और आर्टरी के बीच में स्पेशल कैपिलरीज है। अब यहीं पे होते हैं इंडोथीलियल सेल। क्या होते हैं बेटा? इंडोथीलियल सेल्स होते हैं, और खैर इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा जब फिल्ट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक ख़ास चीज़ आपको दिखा दें हम, ये है बेटा अफरेंट आर्टेरियोल, बहुत सारी जो है कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज का फॉर्मेशन हुआ, इफरेंट आर्टेरियोल मूव कर गई, ठीक है ना। ये कैपिलरीज का फॉर्मेशन हुआ, कैपिलरीज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये कौन सी आर्टरी है बेटा? अफरेंट आर्टेरियोल है, और ये क्या है? इफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक। अब यहीं पे हम लोगों को बाउमैन कैप्सूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? बाउमैन कैप्सूल्स होते हैं, यही बाउमैन कैप्सूल्स, ठीक। और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहलाती है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक। आगे ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये पीसीटी होता है, ठीक है। ये है बाउमैन कैप्सूल्स, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। आगे अगर हम लोग मूव करें तो हम लोगों को देखने को मिलता है ठीक, ये पीसीटी, क्लियर। अब ये जो है डिसेंडिंग, क्या है बेटा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, ये है बेटा डीसीटी, ये एक स्टेट डक्ट, सीडी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। देखते रहिएगा। यहाँ पे हम लोग अगर देखें बेटा, तो यहाँ से अगर हम लोग कट करते हैं तो ये पोर्शन जो पाया जाता है वो कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद का जो पॉइंट होता है वो पाया जाता है बेटा मेडुल्ला में। कहाँ पाया जाता है? मेडुल्ला के अंदर पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर किडनी में कैसे होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये पीसीटी हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब डीसीटी और सीडी। कॉर्टेक्स में देखिएगा बेटा बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही इजी आपको समझ में आएगा। जो कॉर्टेक्स रीजन में जो पार्ट होते हैं वो पार्ट कौन कौन से हैं बेटा? माल्फिजियन कार्पोसेल्स हैं, ठीक, यानी बाउमैन कैप्सूल्स, ग्लोमेरुलस, पीसीटी है बेटा, डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन्स सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। ये लोग कहाँ सिचुएटेड? कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। वेरस लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला, जो लूप ऑफ हेनले होता है ये डिप्स करता है मेडुला के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स जो होते हैं बेटा ये टू शॉर्ट होते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन में पाए जाते हैं 80% होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टिकल। अब टू टाइप के नेफ्रॉन होते हैं यहाँ पे, जो है मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स अगर टू शार्ट हैं बेटा, तो जाहिर सी बात ये हेनले लूप ये वाला जो पोर्शन है ये डिप नहीं करेगा मेडुल्ला में, ये कॉर्टेक्स रीजन में ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो 80% जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, और 20% जो होते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी जो होते हैं बेटा ये 20% होते हैं। इसका लार्ज लूपा फिनले होता है, ये जो पोर्शन है ये डिप करता है मेडुल्ला के अंदर, ठीक है। क्योंकि लार्ज होगा जाहिर सी बात है ये नीचे तक जाएगा, और ये वाला पोर्शन और नीचे तक जाएगा। जब ये और नीचे तक जाएगा तो जाहिर सी बात है बेटा ये डिप करेगा कहाँ पे? मेडुल्ला में, ठीक है ना। जैसे देखिए, और कॉर्टिकल वाला हमारे जो है रीजन में पाया जाता है। जैसे देखिए एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप समझ पाएंगे। ये किडनी है, ये जो है रीनल स्पेसेस हैं, रीनल स्पेसेस हैं,
यहाँ पे एक ख़ास चीज़, इसी ये हो गया रीनल स्पेस, जो भी नेफ्रॉन होते हैं यहाँ से ओपनिंग होती है उनकी, इस तरह से आए ये, ठीक, देखते जाइएगा सब लोग। ये जो सीडी पार्ट होता है बेटा, ये ओपन होता है रीनल स्पेसेस में, ठीक है ना। तो ये कॉर्टेक्स रीजन, इनर मेडुलरी रीजन, तो ये जो पोर्शन होता है बेटा, ये आके ओपन कहाँ हो रहा है, रीनल स्पेस में। अब यहीं से यूरेटर होता है, जो भी फिल्ट्रेशन हुआ वो यूरेटर के थ्रू पास आउट हो जाता है। यानी इसके अंदर अगर किडनी के अंदर देखें तो इस तरीके की पोजीशन होती है बेटा, तभी समझ पाएंगे आप, अगर इस तरीके की पोजीशन आप करके पढ़ेंगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, वरना समझ ही नहीं पाएंगे आप कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? बताइए भाई, फटाफट बताओ, क्लियर है बेटा? बताओ मुझे, क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन में अगर हम लोग देखें तो यूरिन फॉर्मेशन जो है 3 लेयर से होता है, और हम लोग मैकेनिज़्म कल पढ़ेंगे, आज ओवरव्यू ले रहे हैं पूरी तरीके से। इसमें ख़ास चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी जो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में अगर हम लोग देखें बेटा, तो जी आने वाली एफरेंट आर्टरियोल जो होती है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है बेटा। एफरेंट आर्टरियोल ये ब्रांच किसकी है बेटा, रीनल आर्टरी की है, ठीक है। रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है, एओर्टा की है, ठीक। अब इसने बना लिया यहाँ पे कैपिलरीज, इस तरीके से कैपिलरीज जो है का फॉर्मेशन होता है, और ये होती है इफरेंट आर्टेरियोल, ये हैं ठीक, ये है इंडोथीलियल सेल। क्या है बेटा, ये 3 सेल जो होते हैं वो हम लोग देखते हैं, ये है इंडोथीलियल सेल। जो इंडोथीलियल सेल होते हैं ये 80 to 100 nm के इसमें पोर्स होते हैं, 80 to 100 nm के क्या होते हैं बेटा, पोर्स, ठीक। यानी हम लोग कह सकते हैं ये फेनेस्ट्रेटेड होती है। क्या होती है, फेनेस्ट्रेटेड होती है। ये हम लोग के क्रिबरी फॉर्म होती है, ठीक। अब ये जो बीच की लेयर होती है बेटा, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है इपिथेलियल सेल। क्या विसरल और पैराइटल इपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये हैं इपिथेलियल सेल्स। क्या है बेटा, ये हैं इपिथेलियल सेल्स। इसी इपिथेलियल सेल बनाती हैं कप शेप, आगे चल के कप शेप स्ट्रक्चर, बाउमैन कैप्सूल्स, बाउमैन सेल्स होती हैं। तो ये इपिथेलियल सेल जो होती हैं बेटा, इसी के ऊपर पाया जाता है पोडोसाइट, या हम कहें पहले फूड प्रोसेस। क्या पाया जाता है, फूड प्रोसेस। यही फूड प्रोसेस को हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। समझिए बात को, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल, बताइएगा भाई कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कितने लोगों को समझ में आ रहा। ये चीज़ें आपको समझनी ही पड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक, यानी हम लोग देखें इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, इपिथीलियम ऑफ बाउमाइन कैप्सूल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को हम लोगों को मिल रही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, ये इंडोथीलियल सेल्स हैं ऊपर। ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन को मैंने लिखा नहीं, लिख दे रहा हूँ ताकि बात, ये जो है बेटा ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है जो है लास्ट वाली जो है इपिथेलियल सेल्स हैं। ये क्या है बेटा? फूड प्रोसेस जिनके ऊपर है ये हैं इपिथेलियल सेल्स। कौन सी सेल है? इपिथेलियल सेल्स हैं। इपिथेलियल सेल के ऊपर होता है फूड प्रोसेस। फूड प्रोसेस में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स। अब इसी में, इसी सेल के अंदर जो है माइन्यूट स्पेस होती है। माइन्यूट स्पेस जो 10 to 30 nm की होती है। 20 to 30 nm की। कितनी की बेटा? 20 to 30 nm की माइन्यूट स्पेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिट पोर, या हम लोग कहें फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या? फिल्ट्रेशन स्लिट होती है। ठीक, ये होती है फिल्ट्रेशन स्लिट, स्लिट पोर, माइन्यूट स्पेस, स्लिट पोर्स, फिल्ट्रेशन स्लिट। अब यहीं पे हमें एक ख़ास चीज़ देखने को मिलती है बेटा कि जो भी ब्लड यहाँ से आ रहे हैं, ठीक, इसका ये जो कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज, ये एक स्पेशल कैपिलरीज है जिसमें हाई प्रेशर होता है और ये ओपन जाके होती है बेटा आर्टरी के बीच में ही। ठीक, उसके बाद ये इफरेंट आर्टरियोल से पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज निकलती हैं। क्या निकलती हैं बेटा? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जाके ओपन होती हैं फिर वेन में। ठीक, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जाके ओपन होती हैं वेन में फिर। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं जो माइन्यूट स्पेसेस हैं, ये माइन्यूट पोर्स हैं, इस पोर्स की जो साइज होती है बेटा वो होती है 80 to 100, और तीनों लेयर, ऑल थ्री लेयर्स हैव निगेटिव चार्ज। ये भी याद रखिएगा, ऑल थ्री लेयर्स हैव अ निगेटिव चार्ज। तीनों लेयर पे क्या है बेटा? निगेटिव चार्ज है। ठीक, अब देखिएगा, अब मान लीजिए इसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं जिसका डायमीटर 80 to 100 nm होगा, उससे फिल्टर होके कुछ मॉलिक्यूल 20 से 30 nm के ही पास हो पाएंगे, फिल्ट्रेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आप आरबीसी आ गई, डब्ल्यूबीसी आ गई, प्लेटलेट्स आ गए। ठीक है बेटा, आरबीसी का साइज पता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, क्या ये फिल्टर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। डब्ल्यूबीसी का साइज जो है 12 to या 14 to 18 माइक्रोमीटर हो डायमीटर होता है, क्या पास हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। प्लेटलेट का जो होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है, क्या यह पास हो पाएगी? नहीं पास हो पाएगी। तो ये लोग पास नहीं होते हैं, ये लोग दोबारा चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। इसी वजह से जो है ये सेल्स पास नहीं होते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साइज लार्ज है। ठीक, दूसरी चीज़, अगर हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, सबसे बड़ी साइज ग्लोब्यूलिन की होती है, फिर प्रोथ्रोम्बिन की होती है, फिर एल्ब्यूमिन की होती है। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन पास हो जाते हैं लेकिन वो फिर यहीं रुक जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं फर्दर। ठीक, तो दो चीज़ हैं। और एल्ब्यूमिन किस लिए अट्रैक्ट हो जाती है? क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। एल्ब्यूमिन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से पास नहीं हो पाती है, क्योंकि इसके भी ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, इस वजह से ये लोग पास नहीं हो पाते। क्लियर? दूसरी चीज़, अगर हम लोग कुछ कोलाइड दें, जैसे डेक्स्ट्रॉन में जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डेक्स्ट्रॉन की साइज और पॉजिटिव चार्ज दोनों डिपेंड करते हैं। ये लोग क्या होंगे? बहुत फास्ट तरीके से पास हो पाएंगे। बात समझ रहे हैं बेटा? फिल्ट्रेशन बढ़ा देंगे। क्लियर?
इसी वजह से कहते हैं इसमें से बेटा प्रोटीन के मॉलिक्यूल नहीं पास हो पाएंगे, आरबीसी नहीं पास हो पाएंगे, डब्ल्यूबीसी नहीं पास हो पाएंगे, प्लेटलेट्स नहीं पास हो पाएंगे, ठीक है ना। जब ये लोग नहीं पास हो पाते एक्सेप्ट प्रोटीन का पास होना कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, ठीक, जो पास हो जाते हैं, ठीक, क्लियर है बेटा। यही पोडोसाइट्स होती हैं, फूड प्रोसेस होती हैं इसी सेल के ऊपर, इस तरीके से जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं बेटा? फिल्ट्रेशन। क्लियर है पॉइंट? बताइए भाई। बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल सेल्स, ठीक, एपिथेलियल सेल्स। अब हम लोग आगे फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं बेटा। फिल्ट्रेशन पर मिनट कितना होता है? 1000 से 1100 ml पर मिनट, 1/5 ऑफ वेंट्रिकुलर पंप। क्योंकि 1 मिनट में वेंट्रिकल 5 लीटर ब्लड पंप करती है, तो 1/5 अगर है तो कितना आ जाएगा बेटा? 1000 आ गया। तो ये लाइन जो लिख रहा है वो बात आप लोग मेरे ख्याल से अब समझ रहे होंगे, ठीक है। 1000 से 1100 ml पर मिनट फिल्ट्रेशन होता है हमारी किडनी के थ्रू। इसलिए हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं बेटा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो ग्लोमेरुलाई से स्टार्ट होता है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, एवरेज 1100 से 1200 ml, 1100 से बेटा 1000 से 1100, 1100 से 1200 ml एनसीईआरटी लिख रही है, तो वो याद रखिएगा आप। 1100 से 1200 ml जो होता है ब्लड, वो फिल्टर होता है, तो हम लोग कहते हैं 1/5 ऑफ द वेंट्रिकुलर पंप। क्योंकि 1/5 का मतलब आप समझ रहे हैं बेटा, क्योंकि एक वेंट्रिकल की अगर हम लोग बात करें 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में पंप करती है, तो 1/5 यानी 1100 से 1200 ml, ठीक। दूसरी चीज़, ये जो पोडोसाइट की सेल होती है हमारी, पोडोसाइट की सेल, ये जो पोडोसाइट होती हैं ये इस तरीके से अरेंज होती हैं। आप देखिएगा, अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर और इंट्रिंसिक मैनर। अगर इस तरीके से अरेंज है तो बताइए क्या कुछ पोर्स दिख रहे हैं आपको? बताइए भाई, ये पोर्स आपको दिख रहे होंगे। जो पोर्स दिख रहे हैं इसी तरीके से वो पोर्स दिखते हैं एपिथेलियल सेल्स में। यही एपिथेलियल सेल्स से जो पोर्स दिख रहे हैं इसी में से पास होते रहते हैं क्या? फिल्ट्रेशंस जो भी होना होता है इसी से होते हैं, ठीक है ना। ये भी फेनेस्ट्रेटेड स्लिट पोर्स बनाते हैं। स्मॉल होता है 20 to 30 nm का होता है। क्लियर है बेटा? चलिए बताइए फटाफट, फिर हम लोग आगे जो है मूव कर लें। मैकेनिज्म हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल पूरे प्रेशर के साथ बेटा, ठीक है। अब पोडोसाइट कहाँ पाई जाएगी बेटा? एपिथेलियल सेल पे या एंडोथेलियल सेल पे? एपिथेलियल सेल पे, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, GFR किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब बताइए जो GFR होता है वो कितना होता है बेटा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR जो होता है ये होता है बेटा, GFR जो होता है वो होता है 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे, ठीक। 125 ml पर मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है बेटा 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे होता है। क्लियर? दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें जो है, तो एक ख़ास चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी बेटा यहाँ पे, जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो देख लिया, अब हम लोग JGA सेल की बात करते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। JGA सेल जो होता है ये सेल के मॉडिफिकेशन से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका मॉडिफिकेशन होता है बेटा? सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, ठीक। जिसमें क्या होता है, स्पेशल सेंसिटिव रीजन है, सेलुलर मॉडिफिकेशन हुआ DCT का, एंड द अफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कंटैक्ट। अफरेंट आर्टेरियोल और सेलुलर मॉडिफिकेशन हुआ DCT का, तो इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। JGA क्या करता है? 2 चीज़ें याद रखिएगा बेटा, जफर यानी
GFR गिरा, JGA इंक्रीज हुआ, रिलीज हुआ रेनिन। अब ये रेनिन 2 होते हैं, बताइए भाई ये किडनी वाला है कि नहीं, जो JGA से रिलीज हो रहा है सिंगल एन। डबल एन वाला रेनिन कहाँ से, स्टमक में, बच्चों में होता है। कहाँ होता है, बच्चों में, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है, एक इलियम होता है, एक और इलियम होता है, तो वो भी आप रखिएगा, एक बोन है, एक इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट है। क्लियर। तो जफर गिरा, जेजी उठा, रिलीज हुआ रेनिन। रेनिन क्या करता है बेटा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं, जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हम लोग कल डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, कल डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब फॉल इन जफर एक्टिवेट जेजी सेल्स, जफर गिरा, जेजी उठा, रिलीज हुआ रेनिन, स्टिमुलेट किया ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाई, उसके बाद क्या होता है, बैक टू नॉर्मल आ सकता है, फिर ये जो है डिक्रीज हो जाएगा। इसकी कल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल मैकेनिज्म। क्लियर है बेटा। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें एब्सॉर्प्शन की, तो आपको पता ही होगा हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी की एक ख़ास चीज़ है। यहाँ तक अगर क्लियर हो बताएं, कल मैकेनिज्म हम डिटेल पढ़ाएंगे। हमारी बॉडी की एक ख़ास मैकेनिज्म होती है कि 99% वाटर रीअब्जॉर्ब करती है। 99% वाटर ये क्या करती है बेटा, रीअब्जॉर्ब। सिर्फ और सिर्फ 1% ये रिलीज आउट कर देती है। ठीक। अब इसमें जो है 1.5 लीटर पर डे यूरिन पास आउट होता है। यूरिन का कलर कैसा होता है बेटा, येलोविश, pH 6 होती है। 99% वाटर रीअब्जॉर्ब, जबकि प्लांट में क्या होता है बेटा, 99% वाटर ट्रांसपायरेशन में लॉस हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया नेचर ने बनाया। प्लांट से कहा कि तुम 99% वाटर को ट्रांसपायर कर दो, यानी बाहर निकाल दो, और एनिमल से कहा कि, ह्यूमन से कहा कि तुम 99% वाटर रीअब्सॉर्ब कर लो। आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त मैकेनिज्म। अगर हमारा यही पानी लॉस हो जाए तो हम तो सूख के क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और रीअब्सॉर्प्शन हम लोग पढ़ते हैं, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, पैसिव होता है। ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन हुआ, अमीनो एसिड का एब्सॉर्प्शन हुआ। ठीक है, ये सब रीअब्सॉर्प्शन जो होते हैं बेटा, एक्टिव पैसिव, यानी ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो रीअब्सॉर्ब करती है वो एक्टिव पैसिव मैकेनिज्म दोनों होता है। लेकिन ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और Na+ का एब्सॉर्प्शन एक्टिवली होता है। याद रखिएगा गाना, गाना याद रखना बेटा, गाना, ग्लूकोज ऐसे याद रखिएगा, ग्लूकोज अमीनो एसिड प्लस Na+, ये होता है एक्टिव। गाना क्या याद रखना, गाना। ठीक है। अब उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब जो होते हैं वो पैसिव एब्सॉर्प्शन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का। ठीक है ना। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर इज आल्सो पैसिव मैकेनिज्म। ठीक है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सिक्रीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो H+K+ अमोनिया को रिलीज कराती है। तो आज का बेटा लेक्चर यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन बहुत ही आसान है, फंक्शन ऑफ द PCT DCT पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है। अगर हम लोग देखें ये अगर हम लोग देखें बेटा, ये है PCT। क्या है PCT?
PCT जो होती है ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम होती है बेटा, जहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर रीअब्सॉर्ब इन दिस सेगमेंट, क्योंकि यहीं पे देखिए अभी चल रहा था सब कुछ, बाउमैन कैप्सूल्स में ही हम लोगों ने देखा था, यहीं पे सब कुछ हो रहा था, तो रीअब्सॉर्प्शन यहीं पे 70 से 80% होता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था बेटा डिसेंडिंग लिम्ब, क्या पढ़ा था, और ये क्या था असेंडिंग लिम्ब, ये क्या था बेटा DCT, और ये क्या था CD। डिसेंडिंग लिम्ब में आप ये याद रखिएगा बेटा, इस वाले में याद रखिएगा एप, एक चीज पकड़ के चलिए, असेंडिंग ए से हो जाएगा बेटा असेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इम्परमिएबल किसके लिए है बेटा, वाटर के लिए। क्लियर, ये बात याद रखिएगा, सिंपल चीज़ है, कल मैकेनिज्म पूरी डिटेल करेंगे और ये नहीं आएगा तो बेकार है। असेंडिंग लिम्ब परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक, और इम्परमिएबल है वाटर के लिए, और डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है बेटा ये परमिएबल है, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए इम्परमिएबल है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, यही चीज़ें आपको काम आएंगी आगे, ठीक है ना। उसके बाद मोमेंट हुआ, मोमेंट होते होते यहाँ पे मोमेंट हुआ, अब बताइए असेंडिंग परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट ही जाएंगे। DCT में कोई अब्सॉर्प्शन नहीं होता है, pH H+ K+ अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट में निकल जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट से यहीं से यूरेटर कनेक्ट होता है, ये पास आउट हो जाते हैं यूरिन में। कहाँ पास आउट हो जाते हैं बेटा, यूरिन में। क्लियर है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके एक्युमुलेशन होता है, यानी अगर DCT की देखें रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ का होता है, वाटर का होता है इन दिस सेगमेंट, क्योंकि यहीं पे बेटा एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन होता है। एल्डोस्टेरॉन किस पे वर्क करता है, एल्डोस्टेरॉन, या हम लोग कहें ADH रीअब्सॉर्प्शन कराता है Na+ का और वाटर का, Na+ और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन यही कराता है। यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, DCT पे एक्ट करता है, यहाँ से वाटर और Na+ रीअब्जॉर्ब हो गए, फिर ये पास आउट हो जाता है, यहाँ कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है और ये निकल गया बाहर। क्लियर है बेटा सबको, बताओ भाई। चलिए, बाइकार्बोनेट आयन का जो है एब्सॉर्प्शन होता है, और हाइड्रोजन पोटेशियम आयन का, एंड अमोनिया टू मेंटेन pH को मेंटेन करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है बेटा, लॉन्ग एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन कंसनट्रेटेड यूरिन, क्योंकि यहाँ से हम लोग कंसनट्रेशन कितनी 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है एक ह्यूमन, ठीक है ना। यहाँ पे जितने वाटर होते हैं सब रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं दोबारा से, तो सिर्फ कंसनट्रेटेड यूरिन बचता है, वही पास आउट हो जाता है। कितना पास होता है बेटा, 1.5 लीटर ही तो पास होता है, बस जितने पानी है सब रीअब्सॉर्ब हो गए। क्लियर है, तो इसको पढ़िएगा बेटा, इतना ही है जो है। कल हम लोग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन पढ़ेंगे और इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। अभी तो एक ओवरव्यू दिया था कि आप लोगों को ये बात समझ में आए, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसको डिटेल में अगले टर्न पे पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही डिटेल जाएंगे, पूरी मैकेनिज्म समझेंगे। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर कितना चाहिए, सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। क्लियर है बेटा, तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक। बाकी कल जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं बेटा, आप लोग उसको लगाइए, ठीक है। दूसरी चीज़, और प्रैक्टिस भी करते रहिए, और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।